और दोस्तों हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में हमारा जो टॉपिक आज चलने वाला है दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं आई होप हर टॉपिक का लेवल काफी शानदार रहा होगा और आपने महसूस किया होगा टॉपिक को पढ़कर कि जितनी जानकारियां आप इन नोट्स के थ्रू, हमारे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप गेन कर रहे हैं, वो जानकारी उस टॉपिक के बारे में ना तो आपने पहले कभी पढ़ी है और ना ही शायद किसी ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको इस लेवल का कंटेंट मिल पाएगा जब आप जनरल साइंस की बात करेंगे। तो दोस्तों ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि फाउंडेशन बैच के तौर पर हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं। फाउंडेशन बैच का मतलब कि लाइफ में आपको साल में 2 साल में जितनी भी एग्जाम्स का सामना करना पड़े और उनमें जनरल साइंस अगर आपके पूछी जाती है तो चाहे आप पीएससी लेवल एग्जाम दें, चाहे आप 4th ग्रेड दें, चाहे आप रेलवेज दें, चाहे आप स्टेट एग्जाम दें, चाहे आप सेंट्रल एग्जाम दें, सबका कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए। इसकी तैयारी 0 से टॉप लेवल तक की हो जाए। क्वेश्चन अगर बेसिक आएगा तो आप कर लेंगे और क्वेश्चन अगर टॉप लेवल आएगा, न्यूमेरिक्स आएंगे या कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा या डीप जाकर कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो हर टाइप की सिचुएशन के लिए आई एम प्रिपेयरिंग यू। मैं आपको तैयार कर रहा हूं, ट्रेन कर रहा हूं और अभी के लिए हम लोग केवल टॉपिक्स को रीड कर रहे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट जुटा रहे हैं। जैसे ही थोड़ा हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, हम लोग जो है मैराथन क्लासेस के थ्रू यूट्यूब पर टॉपिक के शानदार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे कि और आपका जो ज्ञान है उसको एक फिनिशिंग, उसको एक प्रॉपर टच मिल जाएगा, जिससे कि टॉपिक पर पूरी पकड़ आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम और बताइएगा कैसा आपको महसूस हो रहा है हमारे साथ जुड़कर, किस लेवल का कंटेंट आपको लग रहा है, चीजों को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। पहले मैं बात करने वाला हूं उत्सर्जन है क्या। तो देखिए दोस्तों, उत्सर्जन में एक वर्ड छिपा हुआ है, इसके अंदर है दोस्तों उत्सर्ग, और उत्सर्ग का मतलब जनरली होता है त्यागना। क्लियर? आपने सुना होगा स्वतंत्रता सेनानी जो थे हमारे, है ना, उनके बारे में क्या बोला जाता है? बोला जाता है कि भाई देश की आज़ादी के लिए, देश को अंग्रेजों की दास्ता से, अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत सारे वीरों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, बोलते हैं ना। तो उत्सर्ग का मतलब होता है त्यागना। क्लियर? अब यहां पर भी वही सिस्टम है, चीजों को त्यागा जा रहा है। किन चीजों को त्यागा जा रहा है? हानिकारक पदार्थों को त्यागना, हानिकारक पदार्थों को त्यागना। क्लियर? हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। बेसिकली अगर मैं बात कर रहा हूं कि उत्सर्जन क्या है, तो बॉडी के लिए उत्सर्जन है हानिकारक पदार्थों को बॉडी से क्या करना दोस्तों? बाहर निकालना। क्यों? क्योंकि हम जब खाना खा रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं, तो भोजन के दौरान बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे घटक हमें ऐसे मिलते हैं दोस्तों जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, लेकिन बहुत सारे घटक ऐसे भी हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। अब फायदेमंद को बॉडी इकट्ठा कर लेती है और जो हानिकारक होता है उसको टाइम टू टाइम अलग अलग रास्तों से, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग पदार्थों के रूप में बॉडी से क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है। और ये निकालने की जो प्रक्रिया है, ये प्रोसेस जो है, यही दोस्तों एक्सक्रेशन है, इसी को उत्सर्जन कह रहे हैं। ठीक है? अच्छा, हानिकारक पदार्थों की अगर मैं बात करूं तो हानिकारक पदार्थों में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और हमारे लिए मोस्ट डेंजरस जो होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट। यानी जिन हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जन तंत्र मेनली, मतलब सबसे प्राइमरी बेस पर निकालता है बॉडी से, वो आपके नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं, यानी आप कह सकते हो नाइट्रोजीनस वेस्ट। अब आप जरा सा इस बात को समझना कि दोस्तों हमारी बॉडी में से, और हम ही नहीं जितने भी एनिमल्स हैं, लगभग सबकी बॉडी में से नाइट्रोजीनस वेस्ट, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागा जाता है। क्लियर? और यही नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्लियर? तो ये नेचर की एक तरीके से वो व्यवस्था है जिस व्यवस्था में एक प्रक्रिया का जो वेस्ट निकलेगा, एक प्रक्रिया का जो
अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा वो दूसरी प्रक्रिया के लिए अच्छे पदार्थ का काम कर जाएगा, है ना। इसी को बोलते हैं ना जनरली साइक्लिंग। साइक्लिंग का मतलब क्या है? चक्रण। चक्रण का मतलब हम त्याग रहे हैं क्या? हम त्याग रहे हैं मलमूत्र। हमारा जो मलमूत्र है उसमें नाइट्रोजनी पदार्थ पाए जाते हैं, तो हमारा मलमूत्र, जानवरों का मलमूत्र, कैटल्स का, मवेशियों का मलमूत्र, आप जानते हैं गोबर वगैरह जो होता है, ये खेतों के लिए किसका काम करता है? खाद का काम करता है, फर्टिलाइजर का काम करता है। क्लियर? अब खेतों में वो खाद के रूप में आपने डाल दिया तो खाद से क्या मिलती है? नाइट्रोजन मिलती है दोस्तों। और जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स के लिए क्रिटिकल एलिमेंट है, क्रांतिक तत्व है। पादपों के लिए 3 क्रांतिक तत्व हैं, क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK। ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं प्लांट्स की, पादपों की ग्रोथ के लिए। और अगर ये कम मात्रा में प्लांट्स को मिले या बहुत कम मिले या ना मिले तो इसके गंभीर प्रभाव, क्रिटिकल जो इफेक्ट हैं वो देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों हमारा मलमूत्र प्लांट्स के लिए, पादपों के लिए खाद का काम कर रहा है। प्लांट्स के द्वारा क्या होगा? प्लांट्स के द्वारा दोस्तों बहुत सारे पदार्थ रिलीज किए जाते हैं। प्लांट्स के द्वारा जब पादप बड़े होते हैं तो मुख्य जो फसल है वो हम खाने के रूप में काम में लेते हैं। किसी की जड़ खा रहे हैं, किसी का स्टेम खा रहे हैं, किसी की लीव्स खा रहे हैं, किसी के सीड खा रहे हैं, किसी का फ्रूट खा रहे हैं। अलग अलग मेडिसिन में हम प्लांट्स को काम में लेते हैं। प्लांट्स का जो चारा है वो दोस्तों जानवरों के खाने के काम आता है। सूखा जब प्लांट हो जाता है, लकड़ी बन जाती है, तो वो फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में जलाने के काम आती है, उसे हीट के रूप में आप काम में लेते हैं। तो एक तरीके से ये क्या है दोस्तों? जनरली एक साइक्लिंग प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर? तो हमारे द्वारा जनरली जो उत्सर्जी पदार्थ त्यागे जाते हैं वो मुख्य रूप से कैसे होते हैं दोस्तों? नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी के द्वारा क्या त्यागा जाता है? क्लियर? तो दोस्तों मूत्र के साथ, क्लियर, यूरिन जो हमारे उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख जो आपका उत्सर्जन है, उत्सर्जी पदार्थ है, उसके साथ मुख्य रूप से मानव के द्वारा क्या त्यागे जाते हैं? यूरिया एंड यूरिक एसिड। यूरिया और यूरिक अम्ल जो है मानव में किसके द्वारा त्यागे जाते हैं? मूत्र के द्वारा। और मूत्र कहां बनता है दोस्तों? किडनी में बनता है। एक चीज याद रखिएगा यार, एक चीज याद रखिएगा दोस्तों कि यूरिया का निर्माण लीवर में होता है, लेकिन यूरिया छनकर यूरिन का निर्माण, मूत्र का निर्माण दोस्तों कहां पे होता है? किडनी में होता है। और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा टाइम जब आएगा, टेंशन ना लें। क्लियर? इसके साथ दोस्तों जो आपके लंग्स हैं, जो आपके फेफड़े हैं, फेफड़ों के द्वारा भी जब आप सांस छोड़ते हो तो आप CO2 को क्या कर देते हो? बाहर निकाल देते हो, क्योंकि CO2 भी हानिकारक है। क्लियर? जब दोस्तों आप मल त्यागते हो, जब आप स्टूल त्यागते हो, तो मल के द्वारा भी दोस्तों आप क्या करते हो? मल के द्वारा आप इंडोल, स्केटोल, जो कि आपके बाइल साल्ट्स हैं, पित्त लवण हैं, इंडोल, स्केटोल। इंडोल, स्केटोल क्या है दोस्तों? इंडोल, स्केटोल पित्त लवण है जो बाइल जूस में पाए जाते हैं और ये मल की दुर्गंध के लिए जिम्मेदार होते हैं। साथ ही साथ पित्त वर्णक बिलीरुबिन एंड बिलीबर्डिन, बिलीरुबिन, बिलीबर्डिन जो होते हैं ये आपके बाइल पिगमेंट्स हैं जो कि मल को रंग प्रदान करते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी आप त्यागते हैं किसके साथ? मल के साथ आपके। क्लियर? ओके। इसके अलावा दोस्तों पसीना, स्वेट, पसीने के द्वारा, पसीना आपके स्किन से निकलता है, पसीने के द्वारा आप क्या त्याग रहे हैं दोस्तों? पसीने के साथ आप नमक को, नमक की जो अतिरिक्त मात्रा होती है उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसके साथ दोस्तों कुछ हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, कुछ हाइड्रोकार्बन या कह सकते हो कुछ तेलीय पदार्थ, स्टेरोल वगैरह, कुछ चिकने पदार्थ भी त्वचा के द्वारा त्यागे जाते हैं जिनको स्टेरोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेरोल। ओके। ये त्वचा में पाई जाने वाली जो सेबेसियस ग्लैंड्स हैं, त्वचा में पाई जाने वाली जो तेल ग्रंथियां हैं, उनके द्वारा त्यागे जाते हैं। तो मैं समझाने वाला हूं आपको कि जो आपका उत्सर्जन तंत्र है दोस्तों, ये हानिकारक पदार्थों को क्या करता है? बॉडी से बाहर निकालता है। और दोस्तों नाइट्रोजनस वेस्ट मुख्य रूप से बाहर निकाले जाते हैं उत्सर्जन तंत्र में। हमारी बॉडी में कौन कौन से अंग उत्सर्जी अंग का कार्य करते हैं? तो दोस्तों किडनी कर रही है, लंग्स कर रहे हैं, आपकी आहार नाल। भाई मल किसके द्वारा त्यागा जाता है? मल त्यागा जाता है आहार नाल के द्वारा, एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा। इसके अलावा त्वचा भी किसका काम कर रही है? उत्सर्जी अंग का। तो आपके किडनी कर रही है, लंग्स कर रहे हैं, आहार नाल कर रही है, स्किन कर रहे हैं। ये सब क्या है दोस्तों? आपके उत्सर्जी अंग हैं
लेकिन दोस्तों एक चीज दिमाग में बिठा लेना कि हमारा जो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, हमारा जो प्राथमिक उत्सर्जी अंग है, वो दोस्तों किडनी है। हमारा प्राथमिक उत्सर्जी अंग क्या है? किडनी। तो उत्सर्जन है क्या? हानिकारक पदार्थों को, हार्मफुल जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर निकालना एक्सक्रेशन है, उत्सर्जन है। और इसके लिए हमारी बॉडी में जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो पूरी क्या कहलाती है दोस्तों? कहलाती है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का जो सबसे प्रमुख अंग है, क्लियर, सबसे प्रमुख अंग उत्सर्जन तंत्र का जो आपके प्राइमरी ऑर्गन है वो कौन सा है बताइएगा? वो किडनी है। क्लियर। हमारा प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ भी अगर हम बात करें तो यूरिया है ना। प्राइमरी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस तो वो यूरिया है। और प्रमुख उत्सर्जी अंग की बात करेंगे, प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करेंगे तो वो क्या है दोस्तों? किडनी है। क्लियर। किडनी से यूरिन के साथ आपके यूरिया एंड यूरिक एसिड क्या किए जाते हैं? निकाले जाते हैं। तो क्या ये बात बच्चों आपको समझ में आ गई? अब पहले हम मानव को छोड़ते हैं और मानव को छोड़कर मैं आपको यहां बताता हूं कि दोस्तों नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो मैंने ये बात बताई है आपको, नाइट्रोजनस वेस्ट, क्लियर। तो हमारे अंदर तो यूरिया और यूरिक एसिड निकाले जाते हैं यूरिन के साथ, लेकिन क्या सभी एनिमल्स के यूरिन में, क्या सभी जंतुओं के मूत्र में यूरिया ही निकाला जाता है या नहीं? देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं। देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर बच्चों? चलिए अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतु, है ना, टाइप ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतु कितने प्रकार के हैं? उत्सर्जी प्रकार के आधार पर जंतु, भाई क्या उत्सर्जन कर रहे हैं? नाइट्रोजनी पदार्थ तो त्यागते हैं, लेकिन नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो अमोनिया की फॉर्म में हो सकता है, वो भी नाइट्रोजिनस है। वो यूरिया की फॉर्म में हो सकता है, वो यूरिक एसिड की फॉर्म में हो सकता है, वो ग्वानिन के रूप में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सब नाइट्रोजिनस है। क्लियर। तो इसी को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देखना बड़े प्यार से दोस्तों। सबसे पहले आपको पढ़ा रहा हूं अमोनोटेलिक जंतु। अमोनोटेलिक जंतुओं को बोला जाता है अमोनिया उत्सर्जी जंतु। अमोनो का मतलब क्या है? अमोनिया। अमोनिया उत्सर्जी जंतु। तो ये तो शायद आप समझ गए होंगे, कि ये क्या रिलीज करेंगे? अमोनिया। अगले वाले जो हैं इनको बोला जाता है यूरियोटेलिक। एंड यूरियोटेलिक मींस ये क्या उत्सर्जी होंगे? ये यूरिया उत्सर्जी होंगे। बहुत बेसिक चीजें हैं, जानना जरूरी है, जानकारी एकदम पूरी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट वन दोस्तों यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक का मतलब क्या है दोस्तों? यूरिकोटेलिक का मतलब है यूरिक अम्ल उत्सर्जी। यूरिक अम्ल उत्सर्जी। क्लियर। यानी ये किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक अम्ल का। अब समझना सिस्टम को, देखिएगा इन तीनों पदार्थों में जो विषाक्तता है, जो टॉक्सिसिटी का या जो जहरीलेपन का लेवल है, टॉक्सिसिटी, वो टॉक्सिसिटी मैक्सिमम है किसकी दोस्तों? अमोनिया की। मतलब इन तीनों पदार्थों में सबसे ज्यादा जहरीलापन, सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी किसकी है दोस्तों? ये आपके है किसकी? अमोनिया की। और सबसे कम जहरीला कौन सा है? यूरिकोटेलिक। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास एक बर्तन है, 3 बर्तन है समझिए, ठीक है, 3 बर्तन है आपके पास। ये हो गया बाउल 1, ये हो गया आपका बाउल 2 और ये हो गया आपके पास बाउल 3। ठीक है, तीनों बर्तनों में एक में ए भरा है, एक में बी भरा है, एक में सी भरा है। जहरीलेपन की अगर मैं बात करूं, जहरीला, तो ए इतना ज्यादा जहरीला है कि आप मर सकते हो इसके कारण, बी इतना ज्यादा जहरीला है कि आप अंधे हो सकते हो, और सी इतना जहरीला है कि बस आपकी बॉडी में थोड़ी सी खुजली चलेगी अगर आप इसे खा लेते हैं तो। क्लियर। अब बताइए आप किस बर्तन को ज्यादा पानी से धोगे, किस बर्तन को अच्छे से साफ करोगे? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। 3 बर्तन है, अगर ए वाला पी लिया आपने या ए वाला आपकी बॉडी में थोड़ी मात्रा में भी चला गया तो आपकी जान जा सकती है। बी वाले से आप अंधा हो सकते हो, सी वाले से स्किन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बताइए आप बहुत ही ज्यादा पानी डाल डाल के, सर्फ डाल डाल के ऐसे किसको साफ करोगे? बताइए, ए को करोगे
क्लियर, उससे थोड़ा कम बी को करोगे और सबसे कम पानी आप किसके लिए काम में लोगे बताइए? सी के लिए काम में लोगे। सिंपल सी बात है। जो जितना ज्यादा जहरीला होगा, जो जितना ज्यादा टॉक्सिक होगा, जो जितना ज्यादा विषाक्त होगा, उसको क्लीन करने के लिए, उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए उतनी ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, उतने ज्यादा जल की आवश्यकता होगी। तो मैं समझाना बस यही चाह रहा हूं आपको कि अगर आपसे पूछ लें, अगर आपसे ये बात मैं पूछ लूं कि भैया सर्वाधिक जल की आवश्यकता, मैक्सिमम वाटर नीड, सर्वाधिक जल की आवश्यकता, सर्वाधिक जल की जो आवश्यकता है वो किनको रहेगी बताइए? अब सबसे ज्यादा जल रहेगा, अगर सबसे ज्यादा जल की जरूरत पड़ेगी अमोनिया को निकालने में, तो दोस्तों जो अमोनिया उत्सर्जित जंतु रहेंगे इनका मूत्र कैसा रहेगा? बहुत पतला रहेगा या गाढ़ा रहेगा? पतला रहेगा, क्योंकि पानी ज्यादा मिलाया आपने। क्लियर, यहां क्या होगा बताइए? यहां पर कम पानी की आवश्यकता होगी, कम पानी की आवश्यकता होगी। क्लियर, और सबसे कम पानी की आवश्यकता, मिनिमम वाटर नीड, मिनिमम वाटर नीड, सबसे कम पानी इनको चाहिएगा। और सबसे कम पानी चाहिएगा तो इनका मूत्र कैसा रहेगा बताइए? गाढ़ा रहेगा, डेंस रहेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट? क्लियर। तो अब सिस्टम समझिएगा। देखिए सिस्टम ये है कि सभी जंतुओं में पहले अमोनिया बनती है, सबसे पहले अमोनिया बनती है। क्लियर। अब जिन एनिमल्स के पास पानी की कोई कमी ही नहीं है, खूब सारा पानी है, भरा पड़ा है पानी, जैसे कि मछलियां है ना, मछलियां पानी में रहती है, पानी की कोई कमी नहीं है उनके पास, तो पानी की कमी नहीं है तो अच्छा है, पानी एब्जॉर्ब करेंगी और अमोनिया को निकाल देंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो जनरली जो जलीय जंतु हैं, जो स्पेशली एकदम पानी के अंदर रहते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, तो वो सारे के सारे जो होंगे वो अमोनिया को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करेंगे। तो अमोनिया उत्सर्जित जो जंतु हैं उसके एग्जाम्पल हैं अस्थिल मछलियां। अस्थिल मछली का मतलब क्या है दोस्तों? मछलियां दो टाइप की हैं, एक है ऑस्टिक थीज और एक है कॉन्ड्रिक थीज। जब आप वर्गीकरण पढ़ेंगे फिशेस का, ऑस्टिक थीज का मतलब ओस्टी का मतलब होता है ओस्टियोलॉजी, हड्डियों वाली मछलियां, जिनके अंदर प्रॉपर अंतःकंकाल पाया जाता है, एंडोस्केलेटन पाया जाता है, हड्डियों का बना। और जिनके अंदर हड्डियां नहीं, उपास्थियां होती हैं, उपास्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोलॉजी। इसीलिए इन मछलियों के ग्रुप को कॉन्ड्रिक थीज बोलते हैं। तो ऑस्टियोकॉन्ड्रियो याद कीजिए, स्केलेटल सिस्टम में समझाया था, अस्थियों के लिए ओस्टियो वर्ड, उपास्थियों के लिए कार्टिलेजेस के लिए कॉन्ड्रियो वर्ड। तो जो अस्थिल मछलियां हैं, बोनी फिशेज हैं, उनके लिए ऑस्टिक थीज, और जो उपास्थिल मछलियां हैं, कार्टिलेजिनियस फिशेज हैं, उनके लिए कॉन्ड्रिक थीज वर्ड काम में लिया जाता है। तो जो अस्थिल मछलियां पानी में गहराई में पाई जाती हैं वो सब किसके रूप में उत्सर्जन करती हैं दोस्तों? अमोनिया के रूप में। इसके अलावा दोस्तों जो जलीय कीट हैं, जो आपके एक्वेटिक इंसेक्ट हैं, इसके अलावा जो आपके जलीय उभयचर हैं, यानी वे एम्फीबियंस। देखो उभयचर जल और थल दोनों में रहने वाले जंतुओं को बोला जाता है। अब रह दोनों जगह सकते हैं, लेकिन फिर भी जितने भी एम्फीबियंस हैं उनकी नेचर होती है कि कोई रह तो दोनों जगह सकता है, लेकिन ज्यादा पसंद उसे पानी है। किसी को ज्यादा पसंद क्या है? आपके सरफेस है, टेरेस्ट्रियल सरफेस है, स्थलीय भूभाग है। तो उभयचर भी दो प्रकार के होते हैं, स्थलीय उभयचर, जलीय उभयचर। तो अस्थिल मछलियां, जलीय कीट और जो आपके एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं, डायरेक्ट यही पूछेगा आपसे, आप सीधा कह देंगे सर अमोनोटेलिक। यूरियोटेलिक की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका आंसर जाएगा मैमल्स। मैमल्स यूरियोटेलिक हैं, मतलब मानव भी सीम आ गया, स्तनधारी। इसके अलावा दोस्तों उपास्थिल मछलियां, उपास्थिल मछलियों का मतलब हो गया आपके पास, उपास्थिल मछलियों का मतलब हो गया आपके पास जो कार्टिलेजिनियस फिशेज हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा आप आंसर करेंगे दोस्तों स्थलीय उभयचर, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, स्थलीय उभयचर। और जब आप बात करेंगे, अब क्योंकि हम वो हैं जिनके पास पानी ठीक ठाक है, ठीक ठाक का मतलब इतना नहीं है कि हम अमोनिया को निकाल पाए, लेकिन हमने अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर लिया। ध्यान रखिएगा, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है लीवर में। अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करती है और यूरिया बना लेती है, वो लीवर में बनता है। क्यों बनाना पड़ा यूरिया? क्योंकि हमारे पास अमोनिया को निकालने लायक पानी नहीं है, लेकिन उतना नहीं है कि हम वेस्ट करें ज्यादा, ठीक है, इसलिए यूरिया में कन्वर्ट हो गया। अब वो एनिमल्स जिनके पास पानी की बिल्कुल ही मतलब कमी चल रही है,
तो उसमें कौन कौन है याद रखेंगे दोस्तों, पक्षी, बर्ड्स, क्लियर, इसके अलावा कीट, इंसेक्ट्स और दोस्तों सरीसृप, रेप्टाइल्स। अब आप देखिए जरा सा, पक्षी बेचारे है ना उड़ते रहते हैं हवा में और जब प्यास लगती है तो नीचे आते हैं, उनके लिए हम परिंदे लगाते हैं। बताइए, हम परिंदे लगाते हैं कि बेचारे पक्षियों को पानी मिले। क्यों? क्योंकि एक तो वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, दूसरी बात उड़ते हैं बताइए तो उनकी मसल्स रेगुलर काम करती हैं, तो वाटर की कमी हो जाती है बॉडी में, तो इनके पास पानी की कमी है। तो इतना नहीं है कि भैया अमोनिया के रूप में वेस्ट कर देंगे, बड़ी मुश्किल से तो पीने को मिलता है, उसको भी निकाल देंगे अमोनिया के साथ। नहीं, ये अमोनिया को कन्वर्ट कर लेंगे यूरिक एसिड में, ताकि कम से कम पानी की जरूरत पड़े और जो है मामला सेट हो जाए, है ना, ज्यादा लपड़ा नहीं चाहिए अपने को। ओके, इंसेक्ट्स बेचारे छोटे छोटे होते हैं, है ना, कहां पानी पिएंगे। और सरीसृप, रेप्टाइल्स बेचारे सांप हो गए आपके, लिजार्ड हो गई, छिपकली हो गई, तो इनकी बॉडी में भी वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब करने का सिस्टम नहीं है, स्टोर करने का सिस्टम भी नहीं है। तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा आपसे कि भैया जो आपका बर्ड्स हैं वो बताइए कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, कीट इंसेक्ट्स यूरिकोटेलिक होते हैं, रेप्टाइल्स आपके क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कुछ जानकारियां और आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों। फ्रॉग, मेंढक महोदय, फ्रॉग, मेंढक के अंदर लाइफ की अलग अलग अवस्थाओं में आपको तीनों प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है, ऑल थ्री। यानी मेंढक एक ऐसा मतलब खतरनाक प्राणी है जिसके अंदर दोस्तों आपको लाइफ की अलग अलग स्टेजेस में वो तीनों प्रकार की आपको उत्सर्जी प्रणाली मिलेगी। मतलब वो जब मेंढक का लार्वा जो होता है उसको टेडपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेडपोल। तो टेडपोल पूरी तरह एक्वेटिक होता है, पानी में रहता है, तब वो अमोनिया का उत्सर्जन करता है। क्लियर? जब वो थोड़ा सा एडल्ट होने की ओर आता है वो यूरिया का उत्सर्जन करने लग जाता है, और जब वो स्थल पर रहता है एकदम एडल्ट होकर वयस्क बन जाता है कंप्लीटली, तो वो किसके रूप में एक्सक्रेशन करता है? यूरिक एसिड के रूप में। तो याद रखेंगे ये बात, क्लियर? याद रखेंगे ये बात कि फ्रॉग के अंदर, मेंढक के अंदर तीनों प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों मकड़ी, स्पाइडरमैन वाली मकड़ी, स्पाइडर है ना, मकड़ी, स्पाइडर जो कि गुफाओं के अंदर बड़े बड़े जाल बना देती है ना मकड़ी। तो मकड़ी जो होती है वो ग्वानीन आप याद कीजिए, एडेनिन, ग्वानीन, साइटोसिन, थाइमिन, ये 4 नाइट्रोजिनस आपके बेस थे, 4 नाइट्रोजनी क्षार थे जो आप डीएनए आरएनए में पढ़ते हैं। क्लियर? तो ग्वानीन जो है वो एक नाइट्रोजनी क्षार है और नाइट्रोजन उसके अंदर भी है। तो मकड़ी जो होती है वो क्या कहलाती है? बेसिकली ग्वानोटेलिक। ग्वानोटेलिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्वानीन के रूप में क्या कर रही है दोस्तों? उत्सर्जन कर रही है। किसकी फॉर्म में? ग्वानीन की फॉर्म में। तो चलिएगा बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जितनी जानकारी आपको दे सकता था वो हमने बात करी है। चलिए, क्लियर है ना? अब तो दोबारा से एक बार समझा देता हूं आपको कि एक्सक्रेशन जो किया जाता है, उत्सर्जन जो किया जाता है वो किस पदार्थ के रूप में हो रहा है। इस बेस पर हमने कितने पार्ट्स में बांट दिया एनिमल्स को? स्पेशली 3 में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अमोनोटेलिक अमोनिया, यूरियोटेलिक यूरिया, यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड। अमोनिया सबसे ज्यादा जहरीला है तो सबसे ज्यादा पानी चाहिए, इसके रूप में उत्सर्जन वही करेंगे जिनके पास पानी की कोई कमी नहीं है। यूरिया वाले बिचौलिए हैं बेचारे, पानी है भी और नहीं भी, इंसान भी उन्हीं में आता है ना। इतना पानी भी नहीं है कि भैया पानी यूं ही वेस्ट कर दें, और इतना कम भी नहीं है कि भैया मतलब बिल्कुल ही गुजारा नहीं हो पा रहा, है ना। क्लियर? और यूरिकोटेलिक वो जो बेचारे बिल्कुल ही वाटर की नीड हमेशा उन्हें बनी रहती है, तो बड़ी मुश्किल से तो पीने के लिए मिलता है, उसको भी यूरिन के साथ निकाल देंगे तो साहब क्या करेंगे बताओ? अरे नंगा क्या धोएगा, क्या निचोड़ेगा, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, सुना नहीं है आपने? क्लियर? तो वही वाली बात है ना। तो मकड़ियां ग्वानीन के रूप में और मेंढक के अंदर तीनों प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं पाई जाती हैं। क्लियर दोस्तों? समझ गए बात को? चलिएगा आगे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप बात फ्रॉग की करेंगे, मेंढक की, क्लियर, तो मेंढक का जो लार्वा है उसको आप क्या कह रहे हैं? मेंढक का लार्वा कहलाता है टेडपोल। ये याद रखना, एग्जाम में काफी आता है। इसके अलावा दोस्तों आपके पास कौन कौन है? एस्केरिस। एस्केरिस आपने सुना होगा। एस्केरिस की वजह से, एस्केरिस एक गोल कृमि है, राउंड वर्म है, जिसकी वजह से एस्केरियसिस नाम की बीमारी हमें हो जाती है। क्लियर? तो एस्केरिस और केंचुआ, केंचुआ तो आप जानते होंगे यार,
केंचुआ अर्थवर्म, अर्थवर्म क्या है ना, अर्थवर्म किसान का दोस्त है ना, किसान मित्र बोलते हैं इसको। केंचुआ और एस्केरिस में अमोनिया और यूरिया दोनों के रूप में उत्सर्जन होता है, अमोनिया और यूरिया के रूप में उत्सर्जन दोनों के रूप में होता है, मेंढक के अंदर तीनों के रूप में होता है, ठीक है। इसके अलावा पक्षियों की अगर आप बात करेंगे, बर्ड्स की बात करेंगे, तो बर्ड्स में दोस्तों यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता। यूरिनरी ब्लैडर का मतलब है मूत्राशय नहीं होता। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में आते हैं कि सर मूत्राशय नहीं है तो मूत्र कैसे बनेगा। अरे मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर हमारे अंदर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यूरिया बना लीवर में, मूत्र बना किडनी में, वो मूत्र इकट्ठा हो जाता है एक थैली में, एक पाउच में, जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। मूत्राशय मैंने आपको एक चीज भी पढ़ाई थी कि आशय वर्ड का मतलब होता है जनरली स्टोर करना, इसीलिए पढ़ाया था पित्ताशय। पित्ताशय जो कि बाइल जूस को स्टोर करता है, ना कि बनाता है, स्टोर करता है, तो स्टोर करने का काम करते हैं। तो मूत्राशय किसको स्टोर करेगा, मूत्र को। गर्भाशय किसको जमा करता है, गर्भ को, भ्रूण को। भ्रूण बनता फैलोपियन ट्यूब में, जाइगोट कहां बनता है, फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन स्टोर कहां रहता है, गर्भाशय के अंदर, ठीक है। तो जो आपका बर्ड्स हैं, पक्षी जो हैं, उनके अंदर किडनी होती है, किडनी से जो मूत्र बना वो डायरेक्ट बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको जमा नहीं किया जाता क्योंकि बहुत कम मात्रा में बनता है, वो सीधा निकल जाता है, क्लियर। तो मूत्राशय नहीं होता। जबकि हमारे अंदर जो होता है यूरिनरी ब्लैडर होता है, जिसके अंदर लगभग 500 ml, लगभग 500 ml का स्पेस होता है, मूत्र को स्टोर कर लिया जाता है ना। और फिर क्या होता है, उसमें जैसे जैसे वेट बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे मूत्राशय की जो मसल्स हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स हैं, वो क्या हो जाती हैं, वो उस लोड को सहन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमें सेंसेशन, हमें संवेदना महसूस होती है कि हाँ भाई अब टॉयलेट जाना चाहिए, क्लियर। तो तब हम यूरिनेशन के थ्रू उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात अच्छे से, चलिएगा बच्चों, क्लियर। कोई समस्या बताइए, चलें आगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक का सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बताना यार, किसी को किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो जरूर बताएं, क्लियर है ना, क्लियर। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि विभिन्न जंतुओं के उत्सर्जी अंग, एक्सक्रेटरी ऑर्गन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहां से। अभी ये वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इसके बाद आपको श्वसन तंत्र पढ़ाऊंगा। तो उत्सर्जी अंग और श्वसन अंग दोनों में डिफरेंस है। उत्सर्जी अंग से उत्सर्जन होता है और श्वसन अंग से, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रेस्पिरेशन होता है, क्लियर। अलग अलग जीव के पूछे जाते हैं। जैसे अमीबा की बात करते हैं, अमीबा, तो अमीबा में एक्सक्रेशन किसके द्वारा होता है, बॉडी सरफेस के द्वारा। बॉडी सरफेस मतलब शरीर सतह के द्वारा, शरीर की जो सरफेस होती है उसी से क्या हो जाता है, एक्सक्रेशन हो जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों, फिर बात करते हैं इंसेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इंसेक्ट में कीटों में कीट ना देकर कभी कभी एग्जामिनर कॉकरोच पूछ लेता है। तिलचट्टा बोलते हैं कॉकरोच को, कॉकरोच को क्या बोलते हैं, तिलचट्टा, क्लियर। तो तिलचट्टे में उत्सर्जी अंग या कीटों में उत्सर्जी अंग क्या है, तो आप बोल दोगे सर मेलपीगी नलिका। क्या बोलते हैं, मेलपीगी ट्यूब्स, मेलपीगी नलिका होती है इनके अंदर, जिसके द्वारा ये उत्सर्जन करते हैं। इसके बाद आती है दोस्तों अर्थवर्म। अर्थवर्म का मतलब है केंचुआ। केंचुआ किस ग्रुप में आता है बताइएगा, केंचुआ आता है एनेलिडा, एनेलिडा फाइलम, एनेलिडा के अंदर। ये किसके रूप में उत्सर्जन करता है, ये करता है दोस्तों रूप में नहीं, किस अंग के द्वारा उत्सर्जन करता है। तो इनके अंदर जो उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, नेफ्रीडिया कहते हैं दोस्तों, क्लियर। और जो आपके क्रमियां होती हैं, जो आपके वॉर्म्स होती हैं, वॉर्म क्रमियां, क्लियर, यानी कि ये किस में आती हैं, प्लेटीहेल्मिन्थिज ग्रुप में आती हैं, प्लेटीहेल्मिन्थिज। जब आप जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मैंने जंतु जगत को, एनिमल किंगडम को याद करने की एक बहुत ही प्यारी ट्रिक कुछ दिन पहले ही करवाई है। तो वहां पर मैंने जितने भी जंतु जगत के फाइलम हैं और उनके जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनके बारे में बताया। तो वहां देखिएगा दोस्तों, यहां पाई जाती है ज्वाला कोशिकाएं, ज्वाला कोशिका, जिनको फ्लेम सेल बोलते हैं। और ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन किन के अंदर होता है, तो आप कह देंगे सर प्लेटीहेल्मिन्थिज ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनके अंदर होता है।
एक दोस्तों एनिमल है जिसको बोलते हैं झींगा, झींगे को बोला जाता है प्रॉन। क्लियर। और जो झींगा है इसके द्वारा जो इसका जो उत्सर्जी अंग है उनको बोला जाता है एंटीना ग्रंथियां, एंटीना ग्लैंड्स। क्लियर। और इनको ग्रीन ग्लैंड्स, हरित ग्रंथियां भी कहते हैं, एंटीना ग्लैंड या इनको ग्रीन ग्लैंड बोला जाता है, ग्रीन ग्लैंड्स। क्लियर। अब बात आती है कि भैया किडनी का तो सर नाम ही नहीं आया, तो जितने भी कशेरुकी हैं, कशेरुकी समझ रहे हैं, कशेरुकी का मतलब है जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वर्टिब्रेट्स। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं कौन कौन हैं? फिशीज, फिशीज में कौन आता है? मछलियां। क्लियर। इसके बाद दोस्तों एम्फीबियंस, एम्फीबिया, एम्फीबिया में कौन आते हैं? उभयचर। क्लियर। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल में कौन आता है? रेप्टाइल में आते हैं सरीसृप, सांप वगैरह जो रेंगते हैं। क्लियर। इसके बाद दोस्तों एबीज, एबीज में आते हैं पक्षी। और उसके बाद दोस्तों मैमल्स, मैमल्स में आते हैं स्तनधारी। तो ये सब जो होते हैं किसके रूप, किसके, इनका जो उत्सर्जी अंग है दोस्तों, ये याद रखिएगा, इनका जो उत्सर्जी अंग है उसको क्या कहेंगे? कोई बताना चाहेगा? इनका जो उत्सर्जी अंग है उसका नाम है किडनी। किडनी को वृक्क भी कहते हैं और किडनी को गुर्दा भी कहते हैं, याद रखिएगा, गुर्दा। कलेजा आपको बताया था किसको बोला जाता है? कलेजा लीवर को कहते हैं। गुर्दा किसको बोलते हैं? किडनी को। और कई लोग गांव में धमकी देते रहते हैं भाई साहब कि ये काम करने के लिए ना भाई साहब आदमी का गुर्दा अच्छा होना चाहिए, गुर्दा है मेरे अंदर, गुर्दा कहीं भी भेज दो मेरे को रात को शमशान घाट में, डरता नहीं हूं किसी से। कई लोग ऐसे बोलते हैं कलेजा भाई साहब पक्का है मेरा, कहीं पे भेज दो, डरता नहीं हूं। इधर कलेजा इधर ही गुर्दा, दोनों ही नहीं है इधर, है ना। कलेजा लीवर को बोलते हैं दोस्तों, और गुर्दा किसको बोला जाता है? किडनी को बोला जाता है। ठीक है, ओके। जिगर, जिगर है ना, जिगर, जिगर बोलते हैं ना। जिगर नहीं है तेरे अंदर, बड़ा कमजोर है यार तू, यूं ही भाग जाता है कहीं से भी, है ना, पसीने छोड़ने लग जाते हैं तेरे बॉडी के अंदर, एकदम एकदम कमजोर जिगर है तेरा, जिगरा, जिगरा। ओके, तो जिगर भी किधर है? जिगर भी लीवर को बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यहां किसी प्रकार की कोई समस्या अब तक के कंटेंट में आपको रही हो बताइएगा मुझे। तो एक एक चीज को बिल्कुल प्यार से सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, टेंशन आपको लेने की आवश्यकता ही नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, कोई दिक्कत बताइएगा। चलिए, तो बच्चों क्या पढ़ा है हमने एक बार रिपीट करते हैं। ठीक है, और बिल्कुल आजकल बहुत स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्पीडली हम चले, लेकिन अभी हम लोग एकदम शांति के साथ पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से चीजों को समझते हुए चल रहे हैं, ताकि एक एक टॉपिक मतलब हमारे दिमाग के अंदर इस तरह बैठ जाए। देखिए टर्म्स, टर्म्स का मतलब है शब्दावली, शब्दावली जैसे कि नेफ्रीडिया वर्ड आया, जैसे कि आपके मेल्पिगी नली का आया, ये कैसे याद होंगे? ये होंगे घूमते फिरते। घूमते फिरते का मतलब ये आपके ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक बार पढ़ लिया सब दिमाग में फिट हो गए, सिस्टम फिट हो जाएगा कि कैसे कैसे उत्सर्जन हो रहा है, वो बिल्कुल बिठा दूंगा दिमाग के अंदर। लेकिन जो टर्म्स हैं, जो शब्दावली है, जो डिक्शनरी है, जो वोकैब है, वो तो याद करना पड़ेगा। वो कैसे याद होगा? अगर आप रूममेट्स हैं तो आप एक दूसरे से डिस्कस कीजिए घूमते फिरते, बता मेल्पिगी नली का, अरे यार मेल्पिगी नली का कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? वहां है। नेफ्रीडिया ये उधर है। ठीक है, आपसे पूछ लिया बताओ पोमोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ फ्रूट्स को कहते हैं, है ना। आपसे पूछ लिया भैया एंथोलॉजी क्या है? पुष्पों का अध्ययन है। तो ये सब बातों बातों में, खेल खेल में, इनको ऐसे नहीं पढ़ना है कि आप बिल्कुल आलती पालती मार के पहले एकदम बिस्तर साफ करेंगे, फिर बिस्तर पे टेबल सेट करेंगे, अगरबत्ती बगल में जोड़ेंगे, खुशबू फैलाएंगे कमरे के अंदर, पूजा वूजा करेंगे, फिर बैठेंगे। नहीं यार, ऐसा घूमते फिरते। खाना बना रहे हो तो आपस में यही चीजें डिस्कस करो। खाना बना रहे हो तो चल ऐसा बता, बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति घायल है तो बताओ ब्लड कौन कौन देगा उसको, है ना। मेरा ब्लड ग्रुप मान लो ए है, मैं हॉस्पिटल में जाके चिल्ला रहा हूं किसी को ब्लड लेना है तो ले लो, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो कौन कौन ब्लड लेगा। तो इस तरह से आपस में डिस्कस करोगे तो आपका जो नॉलेज है वो खेल खेल में बढ़ेगा। ठीक है, तो हमने उत्सर्जन तंत्र के बारे में समझा। व्हाट इज उत्सर्जन? उत्सर्जन क्या है? हानिकारक चीजों को बॉडी से बाहर निकालना, और वो मोस्टली नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में होती है। मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग किडनी है, लेकिन उसके अलावा दोस्तों हमारी बॉडी में फेफड़े भी उत्सर्जी अंग का कार्य कर रहे हैं, लंग्स भी CO2 निकालते हैं। आपका जो आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल, वो भी मल के रूप में इंडोल, स्केटोल, बिलीरुबिन, बिलीबर्डिन, कोलेस्ट्रॉल जैसे पदार्थ जो हानिकारक है उनको त्यागती है। और हमारे पसीने के द्वारा भी NaCl, हाइड्रोकार्बन्स, स्टीरोल्स वगैरह बॉडी से बाहर निकाले
जाते हैं। फिर हमने बात करी कि भैया सभी के अंदर यूरिया नहीं त्यागा जाता, कुछ के अंदर अमोनिया, कुछ के अंदर यूरिया, कुछ के अंदर यूरिक एसिड। वजह क्या है इसकी? वो है पानी की अवेलेबिलिटी, वाटर की उपलब्धता। ठीक है, जिसके पास जैसे सिस्टम है, जिसके पास जो उपलब्धता है उसी के हिसाब से वो करता है। ठीक है, और तीसरे में फिर आपको मैंने मेंढक के बारे में और जो कुछ एक्सेप्शंस थे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनके बारे में बात की। और नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने आपको डिफरेंट अमीबा के अंदर क्या, अमीबा के अंदर दोस्तों शरीर सतह के द्वारा उत्सर्जन होता है। जो आपके इंसेक्ट है, कीट हैं, उनके अंदर दोस्तों मेलपी की ट्यूब पाई जाती है। जो आपके केंचुआ है उसके अंदर नेफ्रीडिया, सबसे ज्यादा आते हैं ये दोनों, सबसे ज्यादा। ठीक है, जो क्रमियां होती हैं उनके अंदर जो प्लेटी हेलमिंथेज ग्रुप में आती हैं ज्वाला कोशिकाएं, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। हरित ग्रंथियां, एंटीना ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? झींगा के अंदर, प्रॉन के अंदर पाई जाती हैं। क्लियर दोस्तों, यहां तक कोई समस्या जहां तक मानता हूं नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? किडनी के बारे में बात करते हैं। किडनी को क्या बोलते हैं? वृक्क, गुर्दा। कुछ बातें ओरली वोकली आपको बता देता हूं मौखिक रूप से। क्लियर, किडनी हमारी बॉडी में कितनी पाई जाती हैं? 2। कहां होती हैं दोस्तों? जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, उदर गुहा, उदर गुहा का मतलब जो जनरली जिसको आप पेट कहते हैं, पेट वाला एरिया, इसमें जब आप गहराई में जाएंगे अंदर, ऐसे अंदर की तरफ, ऊपर से जब आप एंट्री करोगे तो आपको आपकी आंतें दिखेंगी, अंतड़ियां, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह ऐसे गोल 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 घूमती हुई। क्लियर, अंदर की तरफ जब गहराई में जाएंगे तो दोस्तों रीढ़ की जो हड्डी है, आपके वर्टिब्रल कॉलम है, आपको पता है गर्दन से लेके और ये पीछे की तरफ जा रहा है। देखिएगा ये बॉडी के कौन से पार्ट में है? पिछले हिस्से में है, गहराई के अंदर जो हिस्सा है ना, ये पीछे जा रहा है ऐसे। क्लियर, तो ये आपके गर्दन से लेके कमर तक जारी है। तो आप कह सकते हैं कि आपकी हमारे शरीर में 2 किडनीज कहां पाई जाती है? हमारी उदर गुहा में, हमारी एब्डोमिनल कैविटी में, अंदर की ओर वर्टिब्रल कॉलम के रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पाई जाती है। एक आपके राइट साइड में ऐसे और एक आपके लेफ्ट साइड में। कितनी किडनी पाई जाती है? 2 किडनी। क्लियर, ठीक है। किडनी की अगर आप शेप की बात करेंगे, नंबर कितना है? नंबर है 2। शेप की अगर आप बात करेंगे तो किडनी की आकृति होती है दोस्तों बीन शेप। बीन का मतलब ये सांप को बुलाने वाली बीन नहीं है। ये बीन जनरली आप जैसे बीन्स खाते हो ना, राजमा भी एक बीन्स है। ठीक है, तो बीन शेप में होती है। क्लियर, या इसको इस तरह बना सकते हैं। क्लियर, अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे गौर से, क्लियर, तो दोस्तों ये वाला जो पार्ट है ये उभरा हुआ है, ये मतलब उठा हुआ है। क्लियर, तो इसको क्या बोलते हैं? ये वाला पार्ट फिजिक्स की लैंग्वेज में कहलाता है कॉन्वेक्स, है ना। कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल, और ये वाला पार्ट अंदर धसा हुआ है तो इसको बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब अवतल। तो आप कह सकते हैं किडनी की जो आकृति है वो है कॉन्वेक्सो कॉनकेव या फिर कॉनकेवो कॉन्वेक्स। उत्तलावतल, उत्तलावतल का मतलब एक सरफेस आपकी उत्तल है, दूसरी सरफेस आपकी अवतल है। क्लियर, ठीक है। किडनी के आप वेट की बात करेंगे, भार की बात करेंगे तो 120 to 170 ग्राम ईच। एक किडनी का भार 120 से 170 ग्राम के बीच में होता है दोस्तों। क्लियर, यहां तक समझ में आ गई। अब किडनी की जब आप बात करेंगे दोस्तों तो हमारी जो किडनी है, किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है, किडनी की जो क्रियात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट, किडनी की जो क्रियात्मक इकाई है उसको क्या बोलते हैं? उसको नेफ्रॉन बोला जाता है, वृक्काणु बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? नेफ्रॉन, वृक्काणु। ठीक है, क्लियर। अब दोस्तों स्ट्रक्चर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ये माना कि हमारी किडनी है, माना कि, है ना। क्लियर। अब आपने एक चीज तो समझी थी यार, जब ब्लड पड़ा था क्या समझा था हमने समझा था कि भैया प्रत्येक अंग तक, एक अंग के पास शुद्ध रुधिर को लाने के लिए, प्योर ब्लड को लाने के लिए हार्ट से कौन आती है? धमनी, आर्टरी, है ना। हर ऑर्गन तक 2 रुधिर वाहिनियां मेनली आती हैं। क्लियर, एक तो आपके प्योर ब्लड को ऑक्सीजनित रुधिर को लेकर आती है, वो आपके क्या है? आर्टरी, धमनी, और जो लेकर जाती है वापस उसको क्या बोलते हैं? शिरा। क्लियर, तो किडनी के पास भी क्या आएगी? किडनी के पास जो धमनी आती है, तो किडनी के पास जो धमनी आ रही है, किडनी के पास जो
जो आर्टरी आ रही है उसका नाम है रीनल आर्टरी। रीनल, किडनी के लिए वर्ड काम में लिया जाता है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी का मतलब है वृक्कीय धमनी। वृक्कीय धमनी, क्लियर। और वृक्कीय धमनी में जो ब्लड आता है दोस्तों, ये किसके लिए आ रहा है? ये रुधिर को छानने के लिए आ रहा है। अब छानने का मतलब रुधिर में अशुद्धियां हैं, उनको निकलवा रहे हैं। लेकिन आप तो कह रहे हो सर धमनी शुद्ध रुधिर लाती है। ये मतलब क्या हुआ भाई साहब? किडनी को शुद्ध रुधिर जा रहा है ऑक्सीजन वाला, फिर ये शुद्ध किसको करेगी? तो ये याद रखिएगा, किडनी के पास जो ब्लड आता है वो गैसीय रूप से कैसा आता है? शुद्ध आता है, यानी उसमें ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन की वजह से एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और जो आयनिक रूप से या ऑल ओवर बात की जाए, टोटली कंप्लीटली अगर बात की जाए, तो वो कैसा रुधिर है? अशुद्ध रुधिर है। उसमें से अशुद्धियों को निकालना है किडनी को, किडनी अशुद्धियों को निकाल देगी और शुद्ध रुधिर जो आएगा खनिजीय रूप से, आयनिक रूप से, उसको बॉडी के अंदर भेज देगी, क्लियर। अब इसका मतलब है कि किडनी में ब्लड आया और किडनी ने क्या किया? किडनी ने इसमें से अशुद्धियां निकाल दी और इस ब्लड को वापस बॉडी में भेज दिया, क्लियर। अब ये क्या है दोस्तों? ये रीनल वेन है। रीनल वेन का मतलब ये है वृक्कीय शिरा। और वृक्कीय शिरा से जो ब्लड जा रहा है वो कैसा ब्लड है? वो डीऑक्सीजनेटेड है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब वो गैसीय रूप से अशुद्ध है, लेकिन आयनिक रूप से कैसा है? आयनिक रूप से शुद्ध है, क्योंकि इसमें से अशुद्धियों को मूत्र के रूप में क्या कर लिया गया है? अलग कर लिया गया है। और ये देखिएगा दोस्तों, यहां से आप देखेंगे कि भैया जो मूत्र है, क्लियर, जो मूत्र है वो यहां से निकल गया है, क्लियर। ये क्या है बताइएगा? यहां से मूत्र निकल गया है, ठीक है। ये लीजिएगा, यहां से क्या चला गया? यूरिन। यूरिन के रूप में क्या चली गई? अशुद्धि। यानी किडनी के अंदर ब्लड जाता है एक रास्ते से, लेकिन जब बाहर चीजें आती हैं तो दो रास्ते हो जाते हैं। एक में आता है ब्लड और एक में आता है वो अशुद्धि जो किडनी ने अलग की है, क्लियर। अच्छा, किडनी में जिस स्थान से मूत्र नलिका निकलती है, ये कौन सी नलिका है? ये मूत्र नलिका। ये कौन सी नलिका है बताइएगा? मूत्र नलिका। तो किडनी में जिस स्थान से मूत्र नलिका निकलती है उस स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों? उस स्थान को कहते हैं हाइलम, क्लियर। और इसके अलावा दोस्तों किडनी के अंदर, इसके अलावा किडनी का जो बाहरी भाग है, किडनी का जो बाहरी भाग है उसको बोला जाता है कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये अंदर वाला, ये वाला, क्लियर, इसको बोलते हैं मेडुला। मेडुला मतलब मध्य भाग, मध्यांश। तो किडनी का जो अंदर वाला भाग है, इनर पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं? मेडुला। और जो परिधि वाला, पेरिफेरी वाला पार्ट है, उसको क्या बोल देते हैं दोस्तों? उसको बोल देते हैं कॉर्टेक्स, क्लियर। किडनी में जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो गैसीय रूप से शुद्ध होती है, लेकिन आयनिक रूप से अशुद्ध होती है। उसमें मिनरल्स होते हैं ऐसे जिनको बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है। तो वो अशुद्धि मूत्र नलिका से अलग चली जाती हैं और जो छना हुआ ब्लड है वो वापस इधर चला जाता है, क्लियर। लेकिन ऑक्सीजन को किडनी ने काम में ले लिया, अब उसमें क्या गई है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए वो गैसीय रूप से अशुद्ध है, इसीलिए वो गैसियस फॉर्म में इंप्योर है। लेकिन आयनिक रूप से वो कैसा ब्लड है दोस्तों? वो प्योर ब्लड है। तो बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से चीजों को दिमाग में बिठाइएगा यार, बहुत प्यार से बिठाइएगा। क्यों? क्योंकि समझने का पूरा सिस्टम है यहां पर। जितना अच्छे से समझेंगे उतना अच्छे से चीजें दिमाग में आपके बैठ जाने वाली हैं, ठीक है भैया। चलिए, ठीक है, देखिएगा। तो दोस्तों ये बातें हमने डिस्कस की हैं आज की अभी इस कक्षा में, क्लियर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए बताइएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने भूमिका तय की हमारे माइंड में कि उत्सर्जन है क्या, एक्सक्रेशन क्या है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं,
हमारा और बाकी जो एनिमल्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम उसमें क्या डिफरेंस है, हम जो रिलीज करते हैं, जो उत्सर्जी पदार्थ त्यागते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ये सब हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। अब कल हम ये समझने वाले हैं दोस्तों कि हमारी किडनी के अंदर जो मैंने ये आपको नेफ्रॉन पढ़ाया है, एक्चुअल में ये नेफ्रॉन कैसे काम करता है, एक्चुअल में मूत्र कैसे बनता है, यूरिन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन सी किडनी से रिलेटेड बीमारियां हैं, और दोस्तों आपके जो यूरिया बन रहा है लीवर में वो कैसे बन रहा है, और बहुत सारी जानकारी कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार बता दीजिएगा कि लेबल कैसा लग रहा है, चीजों को एक्सप्लेन जब किया जा रहा है तो आपके दिमाग में पॉइंट टू पॉइंट नोट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन कंसेप्ट्स को बिठा लेंगे दिमाग में तो एग्जामिनर कितना भी टर्न दे ले दोस्तों लैंग्वेज के अंदर, आप तुरंत उसको वापस उसी जगह पे घुमा के ले आएंगे। ओके, तो दोस्तों बिल्कुल आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। कल की क्लास में मिलेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम को सल्टाने के, उसका पोस्टमार्टम करने के इरादे से। तो चलिए दोस्तों, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और आगे बात करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।